बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पंजाब काबीना का इजलास हुआ और पंजाब काबीना के इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने की है। उसके अंदर पंजाब हुकूमत के इक़दाम के ऊपर बातचीत हुई है। जो नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ है, जो एलामिया है, एलामिया के मुताबिक उस एजेंडे में जो बातचीत थी उसमें होम मिनिस्टर को ये कहा गया है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पे कार्रवाई की जाए जो रियासती इदारों की हर्जा सराई है। दूसरी तरफ अगर मौजूदा मंजरनामे के ऊपर बात की जाए तो कल रात जो CDA की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट को सील किया गया और आमिर मुग़ल को जो गिरफ्तार किया गया है, तो इस पूरी कार्रवाई में हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि ये कार्रवाई आईन व कानून के मुताबिक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 2022 में ये जो नोटिस जारी किए गए हैं 2022 में मिल्कियत तब्दील हो चुकी थी। 2022 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जगह खरीद चुकी थी, हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और बगैर नोटिस को भिजवाए गए ये कार्रवाई की गई है और ये आईन कानून के खिलाफ है। अब जो मुस्तकबिल का पेश खैमा है उसमें पंजाब हुकूमत तो ये कहती है माशी तौर पर कि पंजाब के अंदर और कुली तौर पे महंगाई में कमी वाक़ई हुई है। वो कहते हैं चावल 100 रुपये सस्ता हुआ है, गैस सिलेंडर 3500 रुपये की बजाय 2500 रुपये हुआ है, आटा घी ये भी सस्ता हुआ है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी वाक़ई हुई है। अब ये मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत का और हक़ाइक़ ये एक दूसरे के मुनाफी हैं या एक दूसरे के मुतादिफ हैं, इसके ऊपर बात होगी। और कुली तौर पर बात ये होगी कि जो केसेस लगे हुए हैं जिसमें परवेज़ इलाही साहब को भी, जो धांधली का केस है उसमें परवेज़ इलाही साहब को नोटिस जारी हुआ है, तो ये धांधली के केसेस जो हैं ये मंतकी अंजाम तक कब पहुंचेंगे, तो इसके ऊपर बात होती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर देखा जाए तो कब तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे जो CDA की कार्रवाई है और उसको सील किया गया, मौक़िफ़ किसका दुरुस्त दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, मान लें तहरीक इंसाफ का दफ्तर गैर कानूनी था, मान लें तहरीक इंसाफ को सारे नोटिस वसूल हुए थे, मान लें तहरीक इंसाफ ने यह सारा कुछ किया हुआ, पर यह सारा कुछ कल उसके बाद क्यों हुआ जब तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कहा गया कि जनाब हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। जब ये पता चला कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद वहाँ मिलने आया है, जब ये पता चला कि हमाद अज़हर वहाँ से होके गया है, जब ये पता चला कि वहाँ पर रौनकें बहाल होना शुरू बल्कि तेज़ हो गई हैं, इसी दफ्तर में इलेक्शन हुए, इसी दफ्तर में बहुत से लोग आए, इसी दफ्तर से जुलूस निकले और भाई ये अचानक एकदम CDA को हो क्या गया। हाँ चले ठीक है, मान लें, ये भी मान लें होगी यार, एक सियासी जमात का दफ्तर है, आप उन्हें एक नोटिस दें कि जनाब हम आ रहे हैं दोपहर में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें यार, एक ट्वीट कर दें, कोई चीज़ कर दें, आपका जो कीमती सामान है वहाँ से हटाएं, जनाब आप कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, ख़त्म हुई बात। इतनी सी बात थी। मुझे समझ नहीं आती कि सारे वाक़ये में कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या कमाना चाहता है, किसकी वहाँ पर कौन सी चीज़ चलती है। या सर ये तो मुझे तो इस्लामाबाद तो हमारा घर है, इस्लामाबाद के अंदर तो हमें हर तरफ से वो आवाज़ें आनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए हों, जो पाकिस्तान के अंदर इत्फाक के लिए हों, जो पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत के लिए हो। लेकिन वहाँ पे आ क्या रहा है? बल्कि मैं आज अफसोस का दिन भी, हमारा एक साथी भी शहीद हो गया ना यसर, सिंध में, तो वो बहुत खूबसूरत नौजवान था और कसूर इसका ये था कि वो सवाल बड़े तेज़ करता था। आज मैंने इस्लामाबाद में ही DIG लाहौर जो रहे हैं, अब वहाँ पे IG साहब हैं, मैंने उनकी तस्वीर देखी है, कैसे शख्स 2-3 शख्स अफराद के, वो बेगुनाह है या गुनाहगार हैं, उन पर FIR दर्ज है। APB के दफ्तर में हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, फला फला, FIR दर्ज है, लेकिन उनके साथ उनकी तस्वीरें देखी गई। तो क्या ये कानून इजाज़त देता है? पहली बात है, सहाफ़ियों को आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला है तो क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? तो इस्लामाबाद के अंदर ये नहीं होना चाहिए। CDA के रात का, अच्छा दूसरी मुझे बात बताएं, ये सारे ऑपरेशन रात को क्यों होते हैं? ये तो मुझे बता दें ना, सारा कुछ रात को ही क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता? मशीनरी फारिग नहीं होती?
बस बंदे नहीं होते, कोई ना कोई तो वजूहात होगी ना। मैं इस पे नहीं जाता कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है, बिल्कुल हम इस पे नहीं 24 जाते। घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम, अच्छा, चलो फिर ठीक है, आपकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता जनाब। आपको चूंकि बहुत ज़्यादा गहरा अंदर तक का इल्म होता है ना, आप बाइलम आदमी है। गहराई कुछ कम कर ले। नहीं गहराई बड़ी है ताली तो इसलिए आपको बड़ा इल्म होता है। तो बात यह है कि क्या वहाँ पर या और किसी जगह पर सारे सियासी जमातों के दफातर जिस शहर में बने हुए हैं जायज़ है? क्या पूरे इस्लाम, अच्छा उस इस्लामाबाद के अंदर अगर नहीं मिलते तो वो ख्वाजा सरा नहीं मिलते, वो ख्वाजा सरा नहीं मिलते जो अब्दुल रऊफ साहब पर हमला आवर होते हैं, वो नहीं मिलते। मैंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, उसमें उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद है, यहां पर कानून है। और यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं कि यहां पे कानून है, यहां पे सब कुछ है। 1 4 5 6 वो ख्वाजा सरा नहीं मिलते आपको, फुटेज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, ये नहीं आपको मिलते। अगर आपको मिलता है तो एक सियासी जमात का दफ्तर मिलता है, ना करें। और ये आला जब था बैरिस्टर गौहर का, उन्होंने कहा कि वो इसी तबके का हिस्सा हैं, हम उनकी सिन्फ के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल किया है उन्हें कुछ हया आनी चाहिए। अच्छा यासर, मैं खबर अगली आने पे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी, मरियम साहिबा से भी और चौधरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी। और ये मेरी इल्तमास है पाकिस्तान के पूरे सहाफ़ियों की तरफ से। बिल पे तो हम आपके साथ अदालत में बात करेंगे। एक रोडा के तहत प्लाट दिए गए थे, रोडा के तहत एक प्लाट दिए गए थे जिसके फार्म बिला तफरीक हुए तकसीम। मोहसन नकवी साहब को यह क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये किया। और वो फार्म मिलने के बाद, वो सारा कुछ मिलने के बाद लोगों को फार्म मिल गए। फार्म के बाद मसलन बाकायदा स्कूटनी हुई, उसके बाद फार्म मिले, लोगों ने फार्म जमा करा दिए। अब कुछ लोग इसकी राह में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें एक रुकावट पैदा की जाए, कुछ लोग चाहते हैं इसे रोका जाए। तो इस सिलसिले में तो आज मैंने मुलाकात भी की है, जाके अपोजिशन लीडर साहब से भी दरख्वास्त की है। और अब मैं बज़रिया साफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज शरीफ साहबा से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये सहाफ़ी बड़े मज़लूम हैं। इन जिन बेचारे कैमरा मैनों को, सब एडिटर्स को, रिपोर्टर्स को प्लाट मिले हैं, खुदारा इस सिस्टम को रुकने ना दीजिएगा, इस सिस्टम को आगे चलने दीजिएगा। और रोडा के ये जो प्लाट हैं इसका क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन दिए ये मोहसन नकवी साहब ने थे, तो इसे चलने दीजिएगा। और इस पे ज़रूर मुझे हदशा है कि इसे रोकने के लिए, किसी को नवाजने के लिए शायद कोई मुतहरक है, लेकिन हम इसके लिए भी जंग लड़ेंगे। इसके लिए मैं दरख्वास्त उनका करूंगा। बीच में मफाद क्या होगा राना साहब, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? देखिए, नहीं, ये सियासत बड़ी बुरी चीज़ है, इक़्तिदार और सियासत बड़ी बुरी चीज़ है। बस हमने तो एक रिक्वेस्ट करनी थी ना, कर दी। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। नहीं होगा तो फिर अदालत के दरवाजे भी खुले हैं, एहतजाज के रास्ते भी खुले हैं। और या सर एक और चीज़, आज हम मिले हैं अपोजिशन लीडर साहब से भी, कल जमात इस्लामी से मिलेंगे, परसों मुस्लिम लीग काफ से मिलेंगे, हर सियासी जमात से मिलेंगे, तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान से मिलेंगे। और हमने मिलकर ये आज रिक्वेस्ट पेश की है कि जनाब 11 जून को हम मुल्क गिर एहतजाज करने जा रहे हैं। इस पर ये जो बिल हद की इज़्ज़त का बिल जो है ना, इस पर तो आप साथ दें। तकरीबन सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इस पर हामी भी भरी है और उम्मीद है कि वो हमारा साथ भी देंगे। और इंशाअल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे। और हम इस आज के प्रोग्राम में ये वादा भी करते हैं, हमने ना कभी किसी की पगड़ी उछाली थी, ना झूठी खबर दी थी, ना किसी झूठी खबर देने वाले का, ना किसी की पगड़ी उछालने वाले किसी शख्स का ना कभी साथ दिया है, ना देंगे। हमारा एक ही चीज़ कहनी है कि कम से कम पाबंदी ना लगाएं, जितना सच है उतना तो बोलने दें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राबी की नहज तक पहुंच चुके हैं, और एक तरफ से पैगाम ये मिले कि क्लैश ऑफ टाइटन को ख़त्म करना चाहिए और सीज़ फायर करनी चाहिए, तो ये अगर पार्टी के आला ओहदेदार करें तो फिर ये पार्टी बयानिया ही होगा।
और अगर एक तरफ से पार्टी बयानिया है तो फिर वो लोगों का किरदार बीच में उभरना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप सिर्फ कहें कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या मुस्तकबिल होगा, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की है कि सीज़ फायर होना चाहिए। आप समझते हैं कि CDA की तरफ से आपके दफ्तर को सील करने के बाद फिर भी इतना ज़र्फ है कि आप बैठ के बात कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ज़र्फ तो हमारा हमेशा से था, हम हमेशा से बात करना चाहते थे। अब दो चीज़ें जहाँ पे प्रॉब्लम थी, देखिए, हमें पॉलिटिकल पार्टी से एज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें ये कहे कि हुकूमत, तो हुकूमत के पास, हुकूमत वो होती है जिसके पास मैंडेट हो। मैंडेट इनके पास है नहीं, तो ये हुकूमत में जो बैठे हुए हैं ये बैठे ही गलत है, ये चोरी करके बैठे। अगर आप आपकी प्रॉपर्टी कोई चोरी करके ले जाए, आप कहें कि नहीं यार अब तुम इसके साथ बैठो और इसके घर में बैठो और वो घर आपका चोरी करता हो, आप वहां बैठोगे? आप नहीं बैठोगे। सर, बात चीजें होती हैं, उसकी जो बेसिस होती हैं, अगर वो बेसिस इतनी गलत हो, आप उसको वहां जाके बैठ के उनसे बात करने का मतलब है आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार ये इन्होंने चोरी नहीं की, ये इनके मामला है। अभी जो राणा साहब जो बातें कर रहे थे और उस लिहाज से, जिस लिहाज से जो आपने किस्सा वाकया सुनाया था, ये बाकी इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो आबा तुम्हारे ही, लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तो हम लोग तो उस किस्म के लोग हैं कि जो कि मेरे ख्याल में अब तो किरदार को छोड़ो, गुफ्तार को छोड़ो, हम गुफ्तार से भी नीचे गिर चुके हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम करें तो क्या करें। और मजे की बात यह है कि जब आटा लेकर आते हैं तो आटे के अंदर भी मिलावट होती है। अब बात आ जाती है कि इनके साथ बातचीत करने की। देखिए, इस तरह है मेरे लिहाज से, मैं अगर मैं उन लोगों की जगह हूं और मैं सच्चे दिल से ये चाहता हूं कि बातचीत करूं, मुझे पता है कि डॉक्टर हुमायूं का एक मौकफ है, गलत है सही है, वो उससे पीछे नहीं हट रहा और वो जिद पे अड़ा हुआ है, या जो कह लें आप उसे, ठीक है। इमरान खान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, या वो कहता है कि नहीं मैं अपने मौकफ के हुआ, जो मर्जी भी है, मैं अपनी पहल कर दूंगा। हमने देखा वो 80 साल खातून जो बैठी हुई है, चूंकि उसने कुछ किया नहीं है, कुछ गलत नहीं किया, वो अपने मौकफ पे खड़ी है। क्योंकि जिन लोगों के घरों के अंदर, वो कहते हैं ना, क्लोजेट्स के अंदर स्केलेटन होते हैं, वो फौरन डील करके इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन सच्चा आदमी कहता है कि मेरे एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। देखिए, दुनिया में ये फर्क होता है, बात चीजों में आपने फर्क, बेसिक फर्क देखना होता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। जो 2 नंबर लोग होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं डील करके निकलते हैं कि उनको पता है कि डील के अंदर ही उनकी निजात है। हुमायूं साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि 2 नंबर कोई भी होगा, किसी भी सियासी जमात पे होगा तो वो भागेगा, निकलेगा। अच्छा, ये आज बजट पेश हो गया, KPK गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया, इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। वफाक जो है इसे IMF के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दे रही है, वो पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश की गई है। एक तरफ 18वीं तरमीम में आपको खुद मुख्तारी दी गई है कि आप करें, और दूसरी तरफ अगर बजट पहले पेश कर दिया गया तो क्या वाकई ये किसी के खिलाफ साजिश है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक तो जो आजाद जहनियत वाले लोग होते हैं और जो बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाले होते हैं, इनके दरमियान में बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क ये है कि जो KP ने अपना बजट किया है वो बजट बेसिकली आवाम के लिए है, और वो हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने किया, हमने कोई गलत नहीं किया, ठीक है। आप उसके अंदर, फिगर्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि यार तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे, ये कहां से आएंगे। लेकिन जब मैं बजट बना रहा हूं एज अ सूबा बना रहा हूं 18th अमेंडमेंट के तहत, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, ठीक है। अब ये रह गए ये लोग, तो वो कहते हैं नाहक इन मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो वो करे हैं, इनको अबस बदनाम किया। इन लोगों के पास ना पहले इनके पास कोई आजादी थी, न इनकी सोच में आजादी है, न इनके अल्फाज में आजादी है, न इनकी हरकतों में आजादी है। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था।
ये तो हवा के रुख के ऊपर अपना रुख बदलने वाले हैं। जो दुनिया को बदलने वाले होते हैं वो हवा के रुख पे अपना रुख नहीं बदलते, वो अपने रुख को उधर ही रखते हैं, जरा मुश्किल से जाते हैं, हवा के खिलाफ जाते हैं, लेकिन जाते उसी रुख पे हैं। इन लोगों में और उसमें बड़ा फर्क है। इनको ये जो है ना, ये बेसिकली वो दरिया में एक तिनका है जिसको दरिया के मौजें इधर से उधर फेंक देंगी, ये लोग जाते जाएंगे, क्योंकि ये उनकी मौजें ही मौजें, ये उन मौजों में अपने आप को कर लेंगे, लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम ये नहीं जा सकते। उसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, जो समझते हैं कि वो कुछ अचीव कर सकते हैं, जो अपने ऊपर यकीन रखते हैं, जिनके अंदर यकीन होता है, जिनके अंदर वो यकीन होता है कि जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइए कि बजट पेश होना है तो बजट के मुखालिफ अपोजिशन की प्लानिंग इस वक्त क्या होगी? तो कौन सा बजट? ये फेडरल का और पंजाब का? जी जी सर। देखिए हमारा बजट, हम इस नीयत से नहीं जा रहे कि बजट के हम खिलाफ जाएंगे। अगर बजट अच्छा हुआ, अवाम दोस्त हुआ, तो हम उसकी क्यों मुखालफत करेंगे? अगर बजट ऐसा हुआ कि जिसके अंदर जो पैसा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स दी जो एक्चुअल जिसको पैसा मिलना चाहिए वहां ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये एजुकेशन में देते, और मैं कहता हूँ काश ये काम केपी भी करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बेहतर तरीका है कि अगर वो करता, आप एक बजट बना लेते और आप स्कूलों के अंदर जो रिपेयर है उसमें अगर आपने सिर्फ थोड़े से पैसे दिए तो आप उसको स्टूडेंट वाइज चाहे 200 रुपए करे पर स्टूडेंट, वो कर ले। उससे होगा क्या, फायदा क्या होगा? जो स्कूल हैं जिनको आप बजट दे रहे पर स्टूडेंट एज अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह, तो वो स्कूल ऑटोमेटिकली अपने बच्चों की तादाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आप एक फिक्स पैसा दे देंगे तो स्कूल के लिए इंसेंटिव नहीं होता कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूं। तो हम लोगों को, और मैं ये केपी वालों के लिए मैं एज अ केपी पीटीआई का वो मैं उनको एक मशवरा भी दूंगा कि आप इस चीज को जरूर देखो कि जब आप किसी स्कूल को पैसे दे रहे हो तो आप डायरेक्ट स्कूल को पैसे दो और उसको स्टूडेंट के लिहाज से करो, चाहे 200, 300, 400 रुपए पर स्टूडेंट क्यों नहीं करते हो, लेकिन करो पर स्टूडेंट, ताकि उस स्कूल के पास एक इंसेंटिव हो कि वो अपनी तादाद बढ़ाए और ज्यादा पैसे ले सके। अगर आप ये दे देंगे किसी दरमियान में किसी ब्यूरोक्रेट को दे देंगे, किसी कमिश्नर को दे देंगे, डीसी को दे देंगे, वो अपनी गाड़ियों के पेट्रोल में इस्तेमाल कर लेगा, स्कूल को नहीं देगा। तो हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना है रिगार्डिंग कि हम बजट को आगे देंगे कैसे। ये तो कह देना कि हमने, देखो हम लोग ऑलरेडी, हम लोग जो ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके ऊपर हमारी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, पाकिस्तान में 2 फैसले ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है। एक जो आईपीपीस का फैसला था कि जो हम कैपेसिटी पेमेंट कर ले, दूसरा 2015-16 में जो पेंशन्स के ऊपर जो फैसला हुआ था, फाइनेंस के साथ हुआ था, उसने पाकिस्तान के लिए जो पेंशन है उसको तबाहकुन चीज बना दी है। अच्छा, इन दोनों फैसलों में अल्हम्दुलिल्लाह 2 वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जैसे अभी आप कह रहे थे, हजरत उमर की मिसाल दे रहे थे कि वो से तो आप चादर पूछते थे कि इनसे जरा पूछे इनके फ्लैट्स कहां से आए हैं, इनसे पूछे ये आए कहां से। वो सिंपल कहते थे कि जी मेरे बाप दादा ने मुझे दिया है। अच्छा, फिर जब बाप दादा से पूछे कहां से दिया, वो कहते हैं ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे बेटे का है, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग आखिर हम लोग क्या, ये अवाम के क्या, ये मतलब ये अवाम क्या है, ये इसको हम लोग समझते क्या है। हुमायूं साहब बसात एहतराम, कौमें बनने के लिए ना जज्बे भी ज़रा उस तरह के होने चाहिए कि घर से परवरिश उस तरह की हो। सैयद जो आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी हैं, उनकी वालिदा जो है वो छोटे से घर में रहती हैं। आज उनका बयान ये है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कई बार कहा कि माँ तेहरान आ जाओ, तो मैंने उसको ये कहा कि तुम्हें तो जिम्मेदारी मिली है, तुम तेहरान में रह सकते हो, मैं आई तो मैं क्या बैतुल माल के पैसों से खाना खाऊंगी? मैं तो नहीं खा सकती, वो आवाम का पैसा है, तुम खा सकते हो, तुम्हें मसनद मिली हुई है, मैं नहीं खा सकती। तो अगर इस तरह घर से परवरिश हो तो फिर पता चलता है कि कौमें किस तरह बनती।
हमारे जो बिजनेसमैन है वो शामिल हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो बजट बनता है वो बनता किन के लिए? वो बनता है एलीट क्लास के लिए। वो अपने लिए बजट बनाते हैं। वो देखते हैं इस बजट में हमें कहां कहां फायदा होगा, वो उन जगहों पे मराठ डालते हैं इनडायरेक्टली। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे समझ नहीं आती कि बाज लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जरिए आमदनी बाहर है नहीं। जैसे अभी रिसेंटली सुना है, सच है झूठ है, रिसेंटली सुना है कि बहुत सारे लोगों की दुबई में प्रॉपर्टीज हुई हैं, 11 अरब डॉलर की हैं। हम 5-5 अरब के लिए, 2-2 अरब डॉलर के लिए हमने घुटने टेके हुए हैं। देखिए, आप फरीन है इमरान खान पे कि उसने मांगा तो 6 अरब डॉलर उन्होंने दिया, लेकिन उसने इस्तेमाल सिर्फ 3 अरब डॉलर किया, उसने बाकी इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसको रिजर्व में रखते हुए अवाम को जहां जहां बेनिफिट हो रहा था, बेनिफिट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसकी पॉलिसी में ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ थी जिसके ऊपर आईएमएफ कहता था कि ये सस्टेनेबल है। इन लोगों ने उसका सत्यानाश मार दिया है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आज एससीआईएफ वगैरह वह कहते हैं कि है, देखिए पहले तो 2021 से लेके 2023 में 36% या 34% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरी है। फिर शुरू में जब इलेक्शंस की बात आई है तो थोड़ी सी बढ़ गई थी ये केयर टेकर गवर्नमेंट में, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद ये पिछले 5 महीनों में, 6 महीनों में और खासतौर पर इलेक्शंस के बाद जब उन्होंने देखा है कि ये वापस आ गए हैं, तो क्या हुआ? आपका 10% फर्दर कम हो गया। आपको पता है चाइना ने 50% अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कम कर दिया है। जापान ने 66% कम कर दिया है या उससे भी ज्यादा कर दिया है। सवाल ये बनता है कि जब ये इतनी इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो फिर वो आने वाले दिनों के अंदर जो पेशीन गोइयां की जा रही हैं उस पर इंप्लीमेंट किस तरीके से होगा? बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, जो गंदम स्कैंडल था, गंदम स्कैंडल के हवाले से 4 अफसरान को मुअत्तल किया गया। अब आज पास्को की जानिब से एक और बोली है, नीलामी जिसका आगाज़ हुआ और उसमें यह कहा गया कि डैमेज वीट जो है उसकी ख़रीदारी जो है वो 15% कम रेट के ऊपर होगी। अब डैमेज वीट कितनी डैमेज है ये तो मालूम नहीं है, तो क्या वही आवाम को खिलाई जाएगी? ये एक सवाल है। राना साहब, ये अब डैमेज वीट किधर जाती है? यार इस वक्त तो ना यासर आप पूछें तो पूरी कौम भी डैमेज वीट में, पूरी कौम भी, इनकी बोली भी लग गई है। नहीं लगी बोली? बोली लग रही है इसकी, इनकी महंगाई की सूरत में। गैर मुल्की कर्जे जो लेने हैं उसकी अदायगी हमसे करवाने की सूरत में हमारी भी बोली लग गई। अब गंदम 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 लगे हुए हैं। यार क्या गंदम से निकाला आपने? गवर्नर पंजाब ने कहा जी गंदम के मुलजमों को पकड़े, पीपल्स पार्टी ने कहा जी गंदम के मुलजमान को पकड़े। सब ने कहा, पकड़ा क्या? 4 लोगों को पकड़ा भी नहीं, उनमें से कोई पकड़ा भी नहीं। आपने 4 लोगों को मुअत्तल करके कहा बस मिट्टी पाओ। और ये भी गंदम जो है ना, ये भी मिट्टी पाओ है। ये वही गंदम होगी जिसको बाद में मिलों वाले ले जाएंगे या सरकारी ले जाएंगे। बाद में हमें ये सस्ता आटे के नाम पर वो गंदम दी जाएगी। और हम तो आदी हैं हर वो चीज़ खाने की जो जानवर भी नहीं खाते, जो जानवर खाना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इन इंसानों को डालो, क्योंकि जानवर तो फिर कोई समझदार होता है ना, ये तो समझदार है ही नहीं। हम इनको जिस तरफ लगाते हैं, जितना इनको मारते हैं, जितना इनको महंगाई की सूरत में मारते हैं, जितना इनको टैक्सों की सूरत में मारते हैं, जितना इनको बेरोजगारी की सूरत में मारते हैं, जितना इनको आप मुकदमात की सूरत में मारते हैं, जितना इनको गुर्बत की सूरत में मारते हैं, ये मरते जा रहे हैं। राना साहब, एक खबर और छोटी सी, मलिक अहमद खान बुच्चर साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अब ये गंदम तो एक तरफ, बारदाने की जो तकसीम है ना, बारदाने की तकसीम, उसमें अरबों रुपए के खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम हुआ है। 3 अफसरान, पास्को के 3 अफसरान हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हमें गंदम में क्या मिलना है? हमें तो बारदाने में रोला जा रहा है। सिर्फ 3? हाँ जी, अभी फिल वक्त 3। तो इसमें जो बाकी लोग मुलव्वस हैं, इसके जो मिनिस्टर साहब होंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है, उनसे कौन पूछेगा? उनसे वही जैसे पिछले केस में पूछ लिया। उनसे वैसे ही पूछा जाएगा जैसे पिछले केस में पूछ लिया। पिछले केस में पूछ लिया। और यार किस किस चीज में नहीं है, फिर कहते हैं जनाब इन पे हत्या के इज्जत का बिल ले आओ, इनकी जबान बंद कर दो, इनको फलां कर दो। और ये जो पास्को वाले हैं, इन्होंने जो जो लूटा है, इनकी रकम अगर नहीं निकलती और मैं और आप पूछते हैं जनाब अरबों रुपए का आपने इल्जाम लगाया है, इन पर एफआईआर दर्ज की है, अगर ये बेगुनाह निकलते हैं तो क्यों दर्ज की है भाई? अगर ये गुनाहगार है
तो पैसा कहाँ है, निकालो, लाओ बाहर पैसा, ला के रखो बाहर पैसा। जनाब इस गवर्नमेंट जुम्मेदार होती है ना, हमेशा रियासत जुमा उस जो उस वक्त की हुकूमत हो वो जुम्मेदार होती है, उसका काम होता है इनसे रिकवरी कराना। चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ जाए कि लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जजेस तयनात नहीं हो रहे, तो वहाँ पे क्या इंसाफ की तवक्को रखी जा सकती है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, बजट एक तरफ पेश किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे वफाकी हुकूमत मुस्तरद भी कर रही है और वह ये भी कह रही है कि IMF फांड के खिलाफ भी है और ये मुल्क दुश्मनी भी है। अब दूसरा बजट पेश किया जाना है पंजाब में और उनके बकौल प्री बजट सेशन हो चुके हैं, तो दीगर मामलात पे आने से पहले ये पहले बजट के हवाले से अगर खैबर पख्तूनख्वा का बजट आपकी नज़र से गुजरा हो और उनकी जो सिफारिशात हैं वो आपने देखी हों, तो वो किस हद तक काबिल अमल हैं? देखिए जी, बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें सूबों के पास चली गई हैं। अब जो NFC अवार्ड का उनका हिस्सा है वो तो उनको पहले दिन से ही नहीं मिल रहा, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उधर आई है। तो ये अब देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर जो है, अभी आप गंदम का जिस तरह राणा साहब फरमा रहे थे, तो KPK के गंदम खरीदने से पंजाब में जब स्टेबल होती सूरत हाल इन्होंने देखी तो इन्होंने पंजाब से पाबंदी लगा दी। यहाँ पे तो देखिए एक जेन्युइन गवर्नमेंट है जो आवाम के वोटों से आई है KPK की, तो मेरे ख्याल में कि IMF से मुतसादम तो तब हो ना जी कि KPK गवर्नमेंट उनको अपने खर्चों पे ना लेके जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इधर से KPK को पैसे नहीं देंगे तो वो वफाक से पहले वो बजट जरूर पेश करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनका KPK के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जब वफाक का बजट होगा तो कोई कंट्रडिक्शन होगी तो हम देख लेंगे, बिकॉज वो काम करना चाहते हैं और ये काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका जो सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ है या पहला जो टेस्ट केस था वो था गंदम की प्रोक्योरमेंट, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गई। किसान इस वक्त बाहर पड़ा है, किसान की गंदम बाहर पड़ी है और उसका आगे जो नुकसान हो रहा है मैं वो आपको अर्ज करूं कि इस वक्त कपास और चावल की काश्त मुतासिर हो रही है और जो 32 लाख टन इन्होंने गंदम बाहर से मंगवा के $1.5 अरब का इन्होंने टीका लगाया है और 65 कंपनीज जिनको इन्होंने नवाजा है, तो वो जो है वो समझे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये तो कहते थे ना कि हम घसीटेंगे जरदारी को, इनको घसीटना चाहिए सड़कों पे, क्योंकि इन्होंने तो एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है कि जब आपके पास गंदम है मौजूद है 40 लाख टन उस वक्त पड़ा था जब ECC ने ये फैसला किया, उसके बाद बम्पर क्रॉप हुई, तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। इन्होंने तो जो ये टीका लगाना था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 15% डैमेज गंदम, वो अब डैमेज का क्राइटेरिया क्या है जी? डैमेज का वही क्राइटेरिया जिस तरह पास्को वालों ने लूटा है, अब डैमेज का भी वही है, जो पैसे देंगे उनकी गंदम डैमेज नहीं होगी, जो पैसे नहीं देंगे उनको डैमेज कैटेगरी में डाल देंगे। देखिए ये एक मुसल्लत की हुई हुकूमतें हैं, फार्म 47 की पैदावार है, तो इन्होंने तो ऐसे ही करना है। मलिक साहब, ये बताइएगा वो केसेस का क्या बनेगा? मरीम नवाज साहिबा को भी नोटिस है, इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ इलाही साहब को भी नोटिस जारी किया हुआ है, तो ये धांधली के केसेस आपको मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्या रह चुकी है। जब उसने पैनल भेज दिया है, उसने ये कह दिया कि आप हमें पैनल भेजें हाई कोर्ट को, उसमें से हम आपको ट्रिब्यूनल के जजेस देंगे। यानी ये कभी ये हुआ है कि हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पैनल भेजे ट्रिब्यूनल के लिए? पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी थी उस पर अभी भी किसी को कुछ शक है कि उसके पास क्या रह गया है? जिस तरह उसने इलेक्शन करवाया है, ये दुनिया का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में जिस तरह हमारे प्रपोजर्स कैंडर्स को पकड़ा गया, हमारे ऊपर FIRs दी गई, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी केसेस लगेंगे, जिस तरह खान साहब का कल साइफर वाला केस था, मैं 2 दिन हियरिंग में रहा, उसमें बचे ही कुछ नहीं है, उसमें अब दोबारा इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप इसको रिमांड कर दें। केसेस में तो है कुछ नहीं। फॉर्म 45 के जरिए हमारे पास इस वक्त
तकरीबन पंजाब में 40 to 50 सीट्स ऐसी हैं कि उनका कल अगर फैसला हो तो वो सीट हमारी वापस आती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है। तकरीबन 80 से 85 सीट मरकज में अगर उन पे फैसला करें तो वापस आती हैं सीट। अच्छा, मैं मलिक साहब माजरत, आप बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप 80 से 85 क्लेम करते हैं, लेकिन कुली तौर के ऊपर आपने वहाँ पे जो दरखास्तें दायर कर रखी हैं यानी उज़रदारियाँ वो 68 के करीब हैं, तो वो 85 मजमूई तौर पे क्यों नहीं है? सर मैं अर्ज करता हूँ, उसका मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, हमारी कुछ उज़रदारियाँ इलेक्शन कमीशन ने पहले अपनी इब्तदाई हेयरिंग में उड़ा दी थी, जो अपील्स में गए। ये वो उज़रदारियाँ कर रहे हैं ये वो काउंट कर रहे हैं जिन उज़रदारियाँ इस वक्त मौजूद हैं। जो इन्होंने हमारी रिकाउंटिंग में उड़ाई हैं और वो अपील में गई हुई हैं, वो उज़रदारियाँ ये नहीं कर रहे। 12-14 उज़रदारी हमारी जो पिटीशंस हैं वो मौजूद हैं उधर, जिनको इन्होंने रिकाउंटिंग में उड़ाया है और जिनको उन्होंने नोटिफिकेशन वो करते हुए इन्होंने पहले ही उड़ा दिया है, वो तकरीबन वो भी उतनी बनती है। हमारा तकरीबन देखिए सर, हमारा तकरीबन 80-82 सीट ऐसी है जो कि श्योर है। जब हमारे पास 80-82 सीट वो आए तो फिर हमारी जो स्पेशल सीट्स हैं वो हमारे पास आए तो हम तो 200 से अबव होते हैं। यानी ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा इनकलाब था और ये क्या समझते हैं आप कि ये रोक पाएंगे इस इनकलाब को? मलिक साहब, एक तो मुझे बताइएगा, ये जो हद तक इज्जत बिल है सर, इस पर आप क्या करने जा रहे हैं? और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या पंजाब से कोई तहरीक शुरू होने जा रही है? सर रिक्वेस्ट ये है कि हद तक के इज्जत बिल को तो इन्होंने ऐसा काम किया, इस तरह डिक्टेटरशिप में भी ऐसे काम नहीं होते, क्योंकि ये एक डिक्टेटर की पैदावार है, तो इनका ज़हन है वही। हम इस पे जा रहे हैं जी अदालत में, और यानी अपोजिशन अदालत में जा रही है? बिल्कुल, अपोजिशन अदालत में जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जा रही है जी। हम इसके खिलाफ रिट पिटीशन करेंगे और उसके बाद अगली बात मैं आपको अर्ज करूं कि जो भी एहतजाज होंगे, जिस लेवल पे भी होंगे, हम उस सिविल सोसाइटी का एहतजाज होगा या मीडिया का एहतजाज होगा, सोशल मीडिया का होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होगा, प्रिंट मीडिया का होगा, हम साथ खड़े होंगे। हमारा ये फैसला है हमारी जमात का जी। दूसरी बात ये है जी कि ये पंजाब से तहरीक इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी उठने वाली है और हमने एक प्लान कर लिया है, उसको हम विद इन वीक उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ सड़कों पे मिलेगा। क्योंकि जिस तरह खान साहब के केसेस हैं, देखिए जी बात है सीधी सी, हम वोट लेके आए इमरान खान को उसके बोगस और नाजायज केसों से रिहाई दिलवाने के लिए। अगर वो हम ना कर सके तो ये असेंबली हमारे किस काम की है? हमारा हक ही नहीं बनता। जब हम अपने लीडर के लिए जायज काम भी ना कर सके, जब हमारा लीडर अंदर है तो हमें जेल से घबराने की क्या जरूरत है? ये तो यही झूठे पर्चे दे सकते हैं, ये दे देगा और पर्चे अच्छा दे देगा। मलिक साहब, ये बताइए कि आपने फैसलाबाद के जलसे को मुलतवी करने के बाद किसी और जलसे का ऐलान अब तक नहीं किया, क्या इंतज़ार कर रहे हैं किसी और बड़ी जमात की शमूलियत का कि वो शामिल हो जाए और फिर जलसों का बाकायदा एक शेड्यूल तरतीब दिया जाए? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं कि फैसलाबाद का जलसा हमने मुलतवी नहीं किया। हमने डिस्ट्रिक्ट डीसी को हमने दरख्वास्त दी थी, उसने हमें इजाज़त नहीं दी। हमारी हाई कोर्ट में दरख्वास्त चल रही है, हमारी पिटीशन दायर हो चुकी है। हमारा बिल्कुल मुलतवी नहीं है, हम अपने कानूनी पैरामीटर्स को पूरा करेंगे और उसके बाद हम वो जलसा करेंगे और वो भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एक हफ्ते की कहानी है, वो इंशाल्लाह जलसा हो जाएगा। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, देखिए इंतजार हमने ना पहले कभी किसी का किया है और ना फिर करेंगे। स्टेट पावर इस वक्त जो फेडरेशन की जमात है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो इस वक्त फेडरेशन का लीडर है और सबसे पॉपुलर लीडर है वो है इमरान खान। तो ये ज़रूर है कि आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सिलसिले में हमारी जमातों के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है और हम बिल्कुल हर उस जमात को साथ लेके चलेंगे जो जमात हमारी मैंडेट चोरी में शरीक नहीं है। जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया है हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो। तो हमारी उन जमातों से बातचीत ज़रूर होगी कि जिन जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया। बजट कब पेश हो रहा है पंजाब का? देखिए जी, पहली रवायत तो ये है कि पंजाब का बजट होता है
वफाकी बजट के दूसरे दिन तीसरे दिन। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये पंजाब के बजट में अवाम को और दबोने जा रहे हैं। यानी आप खुद देख लें कि अगर किसी ने सोलर लगवाए थे तो नेट मीटरिंग पे ये ग्रॉस मीटरिंग पे आ रहे हैं। इतना बड़ा जुल्म। अगर चलो कोई कोशिश करके अपने घर में कोई बेचारा गरीब आदमी लगवा ही लेता है 2 प्लेट, उसको भी ये ग्रॉस मीटरिंग में लेके आ रहे हैं। यानी ये बजट नहीं, ये यानी 5 kV से नीचे लगेगा तो वो भी ग्रॉस मीटरिंग में ही जाएगा। डेफिनेटली ग्रॉस मीटरिंग में जाएगा जी। घरेलू इस्तेमाल में तो देखिए, मेरी बात सुने, 5 kV, अब 5 kV से क्या मुराद है आपका? 5 kV पे तो एक आम घर का खर्चा चलता है। यानी जो घरेलू डोमेस्टिक, मेरा जो ख्याल है किसी भी डोमेस्टिक मीटर को इनको ग्रॉस मीटरिंग में नहीं लेके जाना चाहिए। डोमेस्टिक को, चलो कमर्शियल का तो अलहदा है, डोमेस्टिक को नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन ये अवाम को कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, ये खाल उतार के ही रहेंगे। भूख होती है तो कोई किसी को नहीं छोड़ता। ये इनकलाब की तरफ खुद जा रहे हैं। एक आज काबीना ने फैसला किया है कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर FIR दर्ज कराई जाए या कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। ये क्या हो गया? देखिए जी, मैंने वो कैबिनेट का देखा है, बिल्कुल अनलॉफुल है, कोई उसकी कानूनी वैल्यू ही नहीं है। इमरान खान के नाम पे उनके इतना बुग़्ज़ है इमरान खान का उनके अंदर कि इमरान खान का नाम लेके वो कह रहे हैं कि इन पे FIR करवाई जाएं। कमीना की क्या हैसियत है जी? ये कमीना क्या कर सकती है जो अपना IG नहीं तब्दील करा सकी, जो CCPO नहीं तब्दील करा सकी, ये कमीना करवाएगी? यही कुछ होगा जहां पे इतने पर्चे, 2 बोगस पर्चे और हो जाएंगे। ये क्या समझते हैं कि इनसे ये महफूज हो जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, इन चीजों से कुछ नहीं होगा क्योंकि बाकी पर्चे तो खान के फारिग हो रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल ये, आप असेंबली में रहते हैं, असेंबली में सभी लोगों से दुआ सलाम तो होती है, चाहे वो हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए लोग क्यों ना हो। क्या आपको असेंबली में बैठे हुए, हुकूमती बेंचेस पे बिलखुसूस बैठे हुए लोगों में कोई तशवीश की लहर दिखाई देती है कि आपको वो यकजा ना दिखाई देते हो? देखिए जी, मैं इस पे जो स्टेटमेंट है उनके बारे में, उसमें मैं इतना कहूँगा कि बहुत कुछ उधर मौजूद है, लोग खुश नहीं हैं, और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको 2 चीज़ें उनके ज़मीर पे बोझ है। एक, उनको पता है कि हम ज़्यादातर लोगों को, मैं सारों को तो ज़्यादातर लोगों को, अब हमें जो पता है कि हमारी 150 सीट थी और हमारे पास इस वक्त 100 सीट है, तो उनके 50-60 बंदे तो ऐसे हैं जो कम अज़ कम 60-70 बंदा बल्कि ऐसे जो आया है फॉर्म 47 से, कई बंदे धांधली से आए हैं, कई बंदों के हल्के खाली करवा दिए हैं। यानी प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग जो है वो हुई है। तो बात यह है कि वो ज़मीर उनका उनके साथ नहीं है। इस असेंबली में आप खुद देख लें कि उनमें तशवीश की लहर है और बड़ी जल्दी उन्हीं की सफ़ों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो जमात का वोट लेके नहीं आए, वो किसी की मेहरबानी और खुशनुदी के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तशवीश उनमें है, और वो लोग जो जेन्युइन जीते हैं और जो लोग तशवीश उनमें है, तो तशवीश किस नतीजे तक पहुंचाएगी, ये एक सवाल है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी सोमवार, अल्लाह ने के बाद।